कल्पना कीजिए, किसी ने डिजाइन के सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सीख लिए हैं, इंडस्ट्री की कई बेस्ट सेलिंग किताबें पढ़ ली हैं और एक बिल्कुल चकाचौंध करने वाला रेज्यूमे भी तैयार कर लिया है। हाँ, मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि अब तो अगले ही दिन जॉब ऑफर्स की लाइन लग जानी चाहिए। बिल्कुल, एक सीधी गणितीय समीकरण के हिसाब से तो यही होना चाहिए। ज्ञान इनपुट किया और सफलता आउटपुट में मिल रही। लेकिन असलियत क्या है? रिक्रूटर्स उस रेज्यूमे को देखते हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। सही कहा। और ऐसा क्यों होता है, ये नए डिजाइनर्स के लिए सबसे बड़ा रहस्य होता है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन इसी रहस्य को सुलझाना है। आज हम एक बेहद ही चर्चित किताब डिजाइन यूजर इंटरफेस के पन्नों को खंगाल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है ना? और विशेष रूप से हम इसके चैप्टर 32 सक्सेस इन डिजाइन को डिकोड करेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि जो लोग डिजाइन करियर की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सफलता का असली फॉर्मूला क्या है, जो कि अक्सर सिर्फ पिक्सेल्स या कलर थ्योरी से बहुत अलग होता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को शुरू करते हुए मैं ये कहूंगी कि ये विरोधाभास इंडस्ट्री में हम हर दिन देखते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हायरिंग के वक्त रिक्रूटर्स कोई मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जो सिर्फ डेटा पॉइंट्स देखकर फैसला ले लें, जैसे कि इस इंसान को कितने टूल्स आते हैं। वो एक जीते जागते इंसान को काम पर रख रहे होते हैं। हाँ, और ये अध्याय बहुत बेबाकी से बताता है कि सिर्फ ज्ञान होना या मान लीजिए सिर्फ इस किताब को ही पढ़ लेना असल में केवल स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क जरूरी है क्योंकि इससे समय बचता है, लेकिन सिर्फ स्मार्ट वर्क से सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए एक अलग तरह की मानसिकता और सबसे बढ़कर कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ये स्मार्ट वर्क और कड़ी मेहनत का जो अंतर है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने कोई कोर्स कर लिया तो बस उनकी मेहनत पूरी हो गई, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। किताब इशारा करती है कि ज्ञान तो सिर्फ वो प्रवेश द्वार है जहां से असली रेस शुरू होती है। तो फिर ये कड़ी मेहनत या हार्डवर्क का रास्ता डिजाइन की दुनिया में असल में कैसा दिखता है? मतलब ये मजदूरी तो है नहीं। इसे समझने के लिए हमें डिजाइन की तुलना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से करनी होगी, खासकर यूआई डिजाइन की। ये दोनों फील्ड्स बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। वो कैसे? देखिए, एक डेवलपर के लिए अपने काम की गति बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोड में कोई बग आ जाए तो उसे खोजने में 5 मिनट भी लग सकते हैं और 5 घंटे भी लग सकते हैं। बिल्कुल, वो ये दावा नहीं कर सकते कि मैं कल से 5 गुना तेजी से कोडिंग करूंगा। लेकिन एक डिजाइनर के लिए अपनी स्पीड को 4 से 5 गुना तक बढ़ाना पूरी तरह से संभव है। अरे वाह, ये दावा तो थोड़ा हैरान करने वाला है। मतलब 5 गुना तेजी? कोई इंसान अपने हाथों को 5 गुना तेज कैसे चला सकता है? ये हाथों की तेजी का खेल नहीं है, ये पैटर्न्स और प्रोसेस का खेल है। यूआई डिजाइन बहुत हद तक एजाइल होता है, मतलब इसमें बदलाव बहुत तेजी से किए जा सकते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जब कोई डिजाइनर शुरुआत के 1 या 2 साल जमकर ग्राइंड करता है ना। ग्राइंड से आपका मतलब है बार बार वही लेआउट्स बनाना? हाँ, बार बार लेआउट्स बनाना, सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स को अपनी उंगलियों पर रट लेना और डिजाइन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना सीखना। जब कोई ऐसा करता है तो उसका दिमाग हर समस्या के लिए पहले से मौजूद विजुअल पैटर्न्स को पहचानने लगता है। ये तो बिल्कुल एक मास्टर शेफ की तरह हो गया। शुरुआत में जब कोई नया शेफ प्याज काटता है तो उसे हर कट पर ध्यान देना पड़ता है। उसमें आराम से 5 मिनट लग जाते हैं। हाँ, और उंगलियां कटने का डर भी रहता है। बिल्कुल, लेकिन महीनों की प्रैक्टिस के बाद उंगलियों में ऐसी मसल मेमोरी सेट हो जाती है कि वो बिना देखे 30 सेकंड में प्याज बारीक काट लेता है। तो क्या डिजाइन में वो मसल मेमोरी हमारे शॉर्टकट्स हैं? 100%। शॉर्टकट्स और रीयूजेबल कंपोनेंट्स। यही वजह है कि शुरुआती सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक अनुभवी डिजाइनर पूरे 1 दिन का काम महज 2 से 3 घंटे में निपटा सकता है। क्या बात है! मतलब दिन के बाकी घंटे एकदम फ्री? हाँ, बाकी का समय वो जीवन का आनंद लेने, नई चीजें सीखने या फ्रीलांस प्रोजेक्ट से अतिरिक्त पैसे कमाने में लगा सकता है। लेकिन यहाँ किताब एक चेतावनी भी देती है। कैसी चेतावनी? हार्ड वर्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई रोज 14 घंटे कीबोर्ड के सामने बैठकर अपनी नींद और सेहत खराब करे। इसका असली मतलब है सही दिशा में अनुशासन और निरंतरता बनाए रखना। निरंतरता। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर अनुशासन और तेजी ही सब कुछ है, तो क्या इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए एक डिजाइनर को एक टॉक शो होस्ट की तरह बहुत बातूनी और करिश्माई होना चाहिए? ये एक बहुत ही आम चिंता है नए लोगों में। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं
कि डिजाइन कम्युनिटी में ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट होते हैं। वे बस अपने काम में खोए रहना पसंद करते हैं, उन्हें स्टेज पर जाकर भाषण देना पसंद नहीं होता। और किताब इस बात को बहुत स्पष्ट करती है कि अगर कोई बहुत बातूनी नहीं है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर किसी को अपनी ताकतों को पहचानना होता है। मतलब अपनी कमजोरी को छिपाने की बजाय अपनी ताकत पर फोकस करें। बिल्कुल। अगर कोई शब्दों से लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता तो उसका काम उसकी आवाज बन सकता है। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो देखने वालों को एकदम हैरान कर दे। या फिर प्रोजेक्ट्स की भारी संख्या। हाँ, काम की मात्रा अपने आप में एक स्टेटमेंट बन जाती है, बिना एक शब्द बोले। जब कोई रिक्रूटर देखता है कि किसी के पोर्टफोलियो में दर्जनों हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो तुरंत समझ जाता है कि इस व्यक्ति में गजब का समर्पण है। ये साबित करता है कि वो इंसान काम को टालता नहीं है। एकदम सही। ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाने के लिए जिस निरंतरता की बात हो रही है, वो असल जिंदगी में बहुत मुश्किल है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मतलब प्रेरणा या इंस्पिरेशन तो कभी आती है, कभी नहीं आती। अगर कोई झिझकता है और बातूनी भी नहीं है, तो वो घर बैठे ऐसा क्या करे जो पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो। यहीं पर किताब एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव देती है। खुद को एक डेली डिजाइन चैलेंज दें। डेली डिजाइन चैलेंज, ये कैसे काम करता है? हर दिन बिना नागा किए 30 मिनट से 1 घंटे का समय सिर्फ डिजाइन प्रैक्टिस के लिए निकालें, वीकेंड्स पर भी। इसे अपने डिजाइन स्किल्स का दैनिक वर्कआउट माने। मुझे ये बात थोड़ी अव्यावहारिक लग रही है। मतलब 30 मिनट बहुत कम समय लगता है, और जब कोई कॉलेज या ऑफिस से थका हारा घर लौटता है तो डिजाइन सॉफ्टवेयर खोलने से कहीं ज्यादा आसान है कि नेटफ्लिक्स लगाकर सो जाएं। हाँ, इसे ही हम मीठी टाल मटोल या प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो ये 30 मिनट का नियम मुझे तो एक गिमिक जैसा लगता है। इस प्रोक्रास्टिनेशन से कोई कैसे लड़े? देखिए, टालमटोल बहुत ही मानवीय है, लेकिन 30 मिनट कोई गिमिक नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर डिजाइन किया गया एक तरीका है। वो कैसे? जब हम खुद से कहते हैं कि मुझे 4 घंटे डिजाइन करना है, तो दिमाग उस पहाड़ जैसे काम को देखकर डर जाता है और फिर हम नेटफ्लिक्स की शरण में चले जाते हैं। ये तो सच है, दिमाग हमेशा आसान रास्ता खोजता है। हाँ, लेकिन सिर्फ 30 मिनट दिमाग के लिए एक बहुत ही छोटा और सुरक्षित कमिटमेंट है। और इस टाल मटोल को तोड़ने के लिए किताब 2 अचूक रणनीतियां बताती है। पहली है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग, क्या इसका मतलब बस अपने फोन में एक अलार्म लगा लेना है? उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है अपने डिजिटल कैलेंडर में बाकायदा खुद के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग बुक करना और उस 30 मिनट के दौरान फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल देना। अच्छा, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये दिमाग में एक कृत्रिम अर्जेंसी पैदा करता है। और दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी रणनीति है पेपर टू डू लिस्ट। मतलब इस डिजिटल युग में एक असली डायरी और पेन का इस्तेमाल करना। सुबह उठकर पेन से कागज पर लिखें कि आज के 30 मिनट में क्या डिजाइन करना है। आहा, ये पॉइंट बहुत गहरा है। मैं इस पेपर टू डू लिस्ट को डिजिटल दुनिया में एक फिजिकल एंकर कहूंगी। फिजिकल एंकर? हाँ, क्योंकि जब हम किसी डिजिटल ऐप में जैसे नोशन या टूडूइस्ट में कोई टास्क अधूरा छोड़ते हैं, तो बस एक स्वाइप करके उसे अगले दिन पर धकेल देते हैं। कोई अपराध बोध नहीं होता। बिल्कुल, एकदम आसानी से स्वाइप हो जाता है। लेकिन हमारा दिमाग अधूरापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हम कागज पर असली पेन से कुछ लिखते हैं तो उसे मिटाया या स्वाइप नहीं किया जा सकता। रात को सोने से पहले उस काम को पूरा करके पेन से उसे काटना इंसान को एक अजीब सी मानसिक शांति देता है। एकदम सटीक विश्लेषण। वो बिना कटा हुआ टास्क कागज से आपको घूरता रहता है और यही दबाव आपको काम करने पर मजबूर करता है। अब देखिए, इस 30 दिन के चैलेंज से जुड़ा एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस तरह के चैलेंज को छठे दिन छोड़ देते हैं। छठा दिन? ऐसा क्या खास है छठे दिन में? 7वें या 8वें दिन क्यों नहीं? क्योंकि शुरुआती 5 दिनों में जो नया काम करने का उत्साह होता है ना, वो छठे दिन तक खत्म हो चुका होता है और वहीं से असली बोरियत शुरू होती है। ओह, तो दिमाग बगावत करने लगता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह उस छठे दिन की मानसिक बाधा को पार करके 10वें दिन तक पहुंच गया, तो समझ लीजिए उसने आधी जंग जीत ली है। यार, इसका मतलब तो ये हुआ कि असली मुकाबला टैलेंट का है ही नहीं। असली मुकाबला सिर्फ उस छठे दिन की बोरियत को हराने का है। ये तो एक बहुत बड़ा इंसाइट है। बिल्कुल। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल,
इन 30 दिनों में रोज बनाना क्या है? अगर कोई हर दिन एक पूरी ऐप डिजाइन करने बैठेगा तो 30 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए शुरुआत बहुत ही बुनियादी चीजों से करनी होती है। पहले दिन सिर्फ एक साधारण लॉगिन फॉर्म बनाएं। बस एक लॉगिन फॉर्म। हाँ। अगले दिन किसी डैशबोर्ड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा डिजाइन करें। तीसरे दिन कुछ ग्राफ्स बनाएं। ये वो चीजें हैं जो इंडस्ट्री में हर रोज इस्तेमाल होती हैं। लेकिन क्या बार बार लॉगिन फॉर्म बनाने से कोई बोर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, और इसीलिए बीच बीच में कुछ एकदम क्रेजी और रचनात्मक करना भी जरूरी है। किताब सलाह देती है कि कभी कभी नियमों को तोड़ें। जैसे किसी दिन ब्लर बैकग्राउंड के साथ एक ग्लासोमॉर्फिक क्रेडिट कार्ड बना लें। थोड़ा रुकिए, इस ग्लासोमॉर्फिक डिजाइन का असल फायदा क्या है? क्या कंपनियां सच में ऐसे डिजाइन्स मांगती हैं? क्योंकि मैंने ज्यादातर रियल वर्ल्ड एप्स में ये देखा नहीं है। आपने सही पकड़ा, ज्यादातर कॉर्पोरेट एप्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसे बनाने का कारण कुछ और है। तो फिर इसे क्यों बनाना चाहिए? ग्लासमॉर्फिक डिजाइन बनाने का मतलब है बैकग्राउंड को ब्लर करना, लेयर्स में हल्की सी ट्रांसपेरेंसी देना और एक फ्रॉस्टेड ग्लास का इफेक्ट लाना है। जब कोई नया डिजाइनर ये बनाता है तो वो जाने अनजाने में ड्रॉप शैडोज, डेप्थ और लेयरिंग की जटिलताओं को समझ रहा होता है। अच्छा, मतलब वो असल में टूल्स की गहराई को एक्सप्लोर कर रहा है। बिल्कुल। इसी तरह हवा में तैरते हुए प्रोडक्ट कार्ड्स डिजाइन करने से 3D स्पेस की समझ बढ़ती है। इन प्रयोगों का मकसद कोई असली ऐप बनाना नहीं है, बल्कि अपनी एक निजी विजुअल स्टाइल खोजना है। हाँ, इस पूरी प्रैक्टिस का अंतिम लक्ष्य स्क्रीन पर आत्मविश्वास के साथ रेक्टेंगल्स को इधर-उधर खिसकाना है। रेक्टेंगल्स को इधर-उधर खिसकाना, ये यूआई डिजाइन की सबसे बेहतरीन और सरल परिभाषा है ना? ठीक है, मान लीजिए किसी ने 30 दिन तक ये ग्राइंड कर लिया। अब उसके पास हार्ड ड्राइव में बहुत सारे डिजाइन्स पड़े हैं। अगला तार्किक कदम क्या होना चाहिए? इसी दुनिया के सामने कैसे लाया जाए? चलिए पोर्टफोलियो की बात करते हैं। हाँ, ये सबसे अहम हिस्सा है। आज के समय में पोर्टफोलियो का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। एक दौर था जब लोग गर्व से कहते थे, मैं तो सिर्फ यूएक्स करता हूँ, यूआई मेरा काम नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है। लेकिन आज यूएक्स पोर्टफोलियो विदाउट यूआई का कॉन्सेप्ट दम तोड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्या अब कंपनियों को विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट्स नहीं चाहिए? कंपनियां अब जनरलिस्ट की तलाश में हैं। ऐसे लोग जो यूजर की परेशानी भी समझ सकें और उसे हल करने के लिए एक खूबसूरत इंटरफेस भी बना सकें। मतलब फुल पैकेज चाहिए। बिल्कुल। इसलिए पोर्टफोलियो में बेहतरीन विजुअल डिजाइन और आपके विचारों की स्पष्टता, दोनों का संतुलन होना अनिवार्य है। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखनी कैसी चाहिए? आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बहुत ही मिनिमल यानी साफ सुथरी और साधारण होनी चाहिए। उसमें आपका काम चमकना चाहिए, ना कि वेबसाइट का अपना लेआउट। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। बताइए। कि पोर्टफोलियो वेबसाइट्स देखी हैं जो 3D इफेक्ट्स, कस्टम कर्सर्स और बहुत भारी एनिमेशन से भरी होती हैं। क्या फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का और रिक्रूटर का ध्यान खींचने का एक बेहतरीन तरीका नहीं है? ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें नए लोग अक्सर फंसते हैं। देखिए, अगर कोई उन एनिमेशंस को वर्ल्ड क्लास स्तर पर बना सकता है तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर शुरुआती डिजाइनर्स उस स्तर पर नहीं होते हैं। तो फिर रिक्रूटर्स को कैसा लगता है? जब वो ये सब करते हैं तो देखने वाले को तुरंत ट्राइंग टू हार्ड वाली फीलिंग आती है। रिक्रूटर को लगता है कि डिजाइनर अपने औसत काम को छुपाने के लिए एनिमेशन रूपी मेकअप का सहारा ले रहा है। ओह, मतलब सादगी सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली रास्ता है। बिल्कुल। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी वेबसाइट पर टूल्स की प्रोग्रेस बार्स लगाना। अरे हाँ, मैंने ये बहुत देखा है, जहाँ लिखा होता है फिग्मा 90%, स्केच 80%, फोटोशॉप 70%। हाँ, और सच कहूँ तो ये बहुत बचकाना लगता है। पहली बात, कोई भी इंसान किसी टूल को 100% नहीं जानता, खुद उसे बनाने वाले भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको टूल आता है तो बस उसका नाम साधारण टेक्स्ट में लिख दें। प्रोग्रेस बार लगाने से आप अनजाने में ये बता रहे होते हैं कि आपको वो टूल पूरी तरह नहीं आता। ये बहुत ही छोटी लेकिन बहुत अहम बात है। अब केस स्टडीज पर आते हैं। प्रोजेक्ट्स को अंदर से कैसे दिखाना चाहिए? पहले लोग अपने डिजाइन प्रोसेस को दिखाने के लिए कागज पर बने रफ स्केचेस या लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स की तस्वीरें डालते थे। वो तरीका अब पुराना हो गया है। सच में? हाँ, आज के मॉडर्न डिजाइन टूल्स जैसे फिग्मा इतने तेज और एफिशिएंट हो गए हैं कि कागज पर रफ स्केच बनाने से ज्यादा तेजी से आप सॉफ्टवेयर में ही सीधा मिड या हाई फिडेलिटी डिजाइन बना सकते हैं। इसलिए लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स अब उतने प्रासंगिक नहीं रहे। तो फिर एक डिजाइनर अपनी सोच और अपनी प्रोसेस कैसे दिखाएं? मिनी केस ब्रेकडाउन्स के जरिए।
भारी भरकम 10 पेज की केस स्टडी पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। ये तो है। अगर असली प्रोजेक्ट नहीं है तो किसी काल्पनिक कंपनी के लिए डिजाइन बनाएं। उस फर्जी कंपनी के बारे में बस 1 या 2 पैराग्राफ का दिलचस्प बायो लिखें ताकि एक कॉन्टेक्स्ट बन सके। और उसके बाद फिर एक साफ फ्लो डायग्राम बनाएं जो दिखाए कि यूजर ऐप में कैसे नेविगेट करेगा। और मैंने किताब में बेस कंपोनेंट्स दिखाने की बात भी पढ़ी है। इससे आपका क्या मतलब है? क्या ये उन लेगो के टुकड़ों की तरह हैं जिनसे पूरी इमारत बनती है? बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी। बेस कंपोनेंट्स आपके डिजाइन के लेगो ब्लॉक्स हैं, जैसे बटन्स, फॉर्म फील्ड्स और टाइपोग्राफी के नियम। अच्छा। जब आप इन्हें अपनी केस स्टडी में अलग से दिखाते हैं तो रिक्रूटर को समझ आ जाता है कि ये डिजाइनर सिर्फ हवा में डिजाइन नहीं करता, बल्कि एक सिस्टमैटिक डिजाइन सिस्टम के तहत सोचता है। शानदार। अब इस चर्चा की एक आखिरी लेकिन सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास स्किल्स है, 30 दिन का अनुशासन है और एक बेहतरीन मिनिमल पोर्टफोलियो भी है। ठीक है। लेकिन अगर वो अपने कमरे में ही बैठा रहे तो कोई रिक्रूटर उसे कैसे ढूंढेगा? ये सवाल हमें कम्युनिटी और नेटवर्किंग की ओर ले जाता है। ये कड़वा सच है कि कोई भी आपको तब तक नहीं खोजेगा जब तक आप खुद को खोजने लायक नहीं बनाते। आपको वर्चुअल मंच पर आना ही होगा। ऑनलाइन कम्युनिटीज में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। अक्सर नए लोगों को लगता है कि डिजाइन एक सोलो स्पोर्ट है, मतलब आप, आपका लैपटॉप और कानों में हेडफोन, लेकिन असल में ये एक टीम स्पोर्ट है। एकदम सही। समस्या ये है कि नए डिजाइनर्स को लगता है कि उनके पास दुनिया को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। उन्हें लगता है कि वे एक्सपर्ट नहीं हैं, तो वे इवेंट्स में बोलने से डरते हैं। और यहीं पर वर्चुअल इवेंट्स गेम चेंजर साबित होते हैं। अगर कोई ऑफलाइन मंच पर बोलने से घबराता है तो वर्चुअल पैनल्स या ऑनलाइन मीटअप्स उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप ऑनलाइन बोल रहे होते हैं तो आपकी पूरी स्क्रिप्ट या नोट्स कैमरे के ठीक नीचे आपकी स्क्रीन पर हो सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा हैक है ना? आप बस उन्हें पढ़ रहे होते हैं और सामने वाले को लगता है कि आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं। इससे स्टेज का डर 90% तक कम हो जाता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। और रही बात ये सोचने की कि मैं क्या बोलूं, तो आप अपनी असफलताओं पर बात कर सकते हैं। अपने फेल हुए प्रोजेक्ट्स या उस 30 दिन के चैलेंज के संघर्ष के बारे में बात करें। लोग ईमानदारी से बहुत जल्दी जुड़ते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा सक्सेस स्टोरी ही सुनाएं। बिल्कुल। और अगर केस स्टडी के लिए असली रिसर्च का डेटा ना हो तो सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें? और ट्विटर और लिंक्डइन इसके लिए बेहतरीन है। अगर आपके पास रिसर्च डेटा नहीं है तो ट्विटर पर एक छोटा सा पोल या सर्वे कर लें और फिर उस असली डेटा को अपनी केस स्टडी में डाल लें। क्या बात है। हाँ, इसके अलावा ड्रिबल, मीडियम और इंस्टाग्राम पर अपना काम लगातार शेयर करते रहें। यार, ये सब सुनकर किसी भी नए डिजाइनर को थोड़ा भारी लग सकता है। मतलब डिजाइन भी करो, सोशल मीडिया भी चलाओ, इवेंट्स में भी बोलो। मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए किताब एक कंपाउंड इफेक्ट की बात करती है। आपको दिन के 4 घंटे सोशल मीडिया पर नहीं बिताने, बस हर रोज 5 मिनट का समय निकालें और किसी दूसरे डिजाइनर का एक आर्टिकल पढ़ें। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, रोजाना 5 मिनट का ये छोटा सा निवेश 1 साल में आपके ज्ञान का विशाल भंडार बन जाएगा, जो आपके डिजाइन निर्णयों में अपने आप झलकने लगेगा। लेकिन अंततः बात वहीं आकर रुकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के करियर और विकास के लिए 24 घंटे में से महज 30 मिनट भी नहीं निकाल सकता तो इस इंडस्ट्री में टिकना लगभग नामुमकिन है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और विचारणीय चेतावनी है। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि कैसे ज्ञान केवल एक बीज है, असली फसल तो उस 30 दिन के निरंतर ग्राइंड से कटती है। हाँ, जहां हम उस छठे दिन की मानसिक दीवार को तोड़ते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी जाना कि कैसे एक मिनिमल पोर्टफोलियो और बेस कंपोनेंट्स का प्रदर्शन भारी एनिमेशन से ज्यादा प्रभावशाली होता है। और सबसे बढ़कर अकेले कमरे से निकलकर वर्चुअल मंच पर अपनी आवाज उठाना कितना जरूरी है। एकदम सही सारांश है। इस पूरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी, बताइए। जरा सोचिए, क्या एक महान डिजाइनर होना वास्तव में सिर्फ पिक्सेल्स, फॉन्ट्स और रंगों को स्क्रीन पर सजाने के बारे में है? या ये असल में अपनी खुद की कमजोरियों जैसे टालमटोल की आदत, परफेक्शन की बीमारी और दुनिया के सामने आने की झिझक को डिजाइन करने और उन्हें अपनी ताकत में बदलने की एक कला है? क्या बात है। क्योंकि जो इंसान खुद की आदतों का इंटरफेस डिजाइन कर सकता है वो दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकता है। ये एक बेहद ही शक्तिशाली विचार है जो मुझे लगता है पूरी किताब के सार को समेट लेता है। बिल्कुल। तो जो भी लोग इस मानसिकता को और गहराई से समझना चाहते हैं,
मैं उन्हें पुरजोर सलाह दूंगी कि आप डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस किताब ज़रूर पढ़ें। मेरी भी यही सलाह रहेगी। आप इस किताब को सीधे इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं https:/hype4academy.gumroad.com/lootbook। जी। और इस प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इसी लिंक के QR कोड को स्कैन करके ये किताब सीधे खरीद सकते हैं। ये बहुत ही शानदार रिसोर्स है। बिल्कुल। और ऐसे ही और तकनीकी डिज़ाइन ब्रेकडाउन्स और करियर बिल्डिंग कंटेंट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही गहरे और व्यावहारिक इंसाइट्स लाते रहेंगे। तो चलिए अपनी पेपर टू डू लिस्ट उठाइए, टाइम ब्लॉक कीजिए और डिज़ाइन करना शुरू कीजिए।